प्रोग्राम मध्य मुकाबिल में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हुकूमती इदारों के जरिए ताकत के इस्तेमाल से हजारों अफराद को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट में कमजोर तबकात से जबरदस्ती जमीनें हथियाने का इंकशाफ, ज़राअत तबाही के दहाने जा पहुंची, जरखेज जमीनें बिल्डर्स निगलने लगे। हुकूमतें हाउसिंग माफिया के तहफ़्फ़ुज़ में मुलव्विस निकली। ज़राई रकबों पर हाउसिंग सोसाइटीज बनाने का ट्रेंड मुल्क में फूड सिक्योरिटी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान में खुले और बंद दूध की अफादियत की बहस, नतीजा कोई ना निकला। खुले दूध के इस्तेमाल को मुज़र सेहत करार दिया जाने लगा। क्या पाकिस्तान में डब्बा पैक दूध ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है? पाकिस्तान और दुनिया भर में डब्बा पैक दूध के इस्तेमाल के नताइज क्या निकल रहे हैं, जानेंगे मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन और सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निजामी से, जो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। और अभी हम बात करेंगे इस ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट के हवाले से, जिसमें ये बताया गया है कि कमजोर तबकात से जबरदस्ती जो जमीनें हथियाई जा रही हैं और ये जो एक बहुत ही खतरनाक किस्म का कानून है जिसके तहत ये काम हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और ये कैसे रुक पाएगा जी। और हम बात करेंगे दूध के हवाले से और हमें ज्वाइन करेंगे इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निजामी, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर भी हैं। उनसे हम बात करेंगे जी। प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और ये बहुत ही एक आई थिंक इट्स काइंड ऑफ टॉपिक जिसके ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां पर दूध का इस्तेमाल ना होता हो। और ख़ास तौर पे अगर बच्चों में देखा जाए तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, ख़वातीन के लिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक बहस है जिससे हम आज तक कभी निकल ही नहीं सके कि जो फ्रेश दूध है वो अच्छा होता है या डब्बा पैक दूध वो अच्छा होता है। अब फ्रेश दूध, पाकिस्तान आई थिंक वन ऑफ दोज रेयर कंट्रीज इन द वर्ल्ड है जहाँ पर अभी भी फ्रेश दूध इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जो इसका सप्लाई चेन है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसकी वजह से गालिबन इसको कहा जाता है कि इस्तेमाल ना किया जाए। आपका क्या इसके ऊपर कहना है? देखिए जी, मैं दो तीन चीज़ें आपसे, एक आपने ये जो फरमाया और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ के जहाँ पे अभी तक जो है खुला दूध जिसको हम कहते हैं वो इस्तेमाल हो रहा है। और उसकी देयर आर सो मैनी रीजंस फॉर। एक वजह तो ये है कि यहाँ पे हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो है, सारी सिचुएशन उसके साथ जैसे हालात हैं, अगर कानून बनते हैं तो उनकी अमलदारी जो है, और उससे बढ़ के मैं समझता हूँ कि हमारे सोशो इकनॉमिक जो हालात हैं उनकी जो है सारी की इसमें ज़्यादातर है। और सोशो इकनॉमिक मीन बाई के सस्ता दूध मिलता है, सस्ता दूध के साथ खुला दूध है, आपकी एक्सेस में होती है, अप्रोच में दूध होता है। और उस अप्रोच दूध के साथ आने के साथ ये होता है कि आपके पास जो दूध आता है एक देने वाला घर के ऊपर जो भी शख्स है, तो उस दूध के अंदर जो है आपकी एक्सेस आसान है, एक्सेस आसान है। और फिर ये कहा जाता है जी कि आप जब अभी पिछले दिनों मैं कुछ एक टीवी के साथ ये मतलब इसी बारे में गुफ्तगू हो रही थी, तो मेरे हम नाम एक दोस्त अशरफ साहब ने फ़ोन किया मुझे सरगोदा से, उन्होंने फरमाया कि जी हमारे तो घर के अंदर भैंसें हैं, जब घर के अंदर भैंसें हैं और मैं लोगों को दूध भी देता हूँ, तो देन वाई आई हैव टू गेट ये जो पैक मिल्क होता है या बॉटल मिल्क जो होता है उसको मैं क्यों इस्तेमाल करूँ। और मैं समझता हूँ कि अप टू एक्सटेंट ये बिल्कुल दुरुस्त बात भी है कि अगर घर के अंदर गाय है, लेकिन अब ये जो हेल्थ और गुड प्रैक्टिसेस हैं दुनिया के अंदर, जो दुनिया के अंदर जो सिविलाइज दुनिया जिसको हम समझते हैं, वो लोग इस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि डायरेक्ट जब आप दूध हासिल करते हो तो उसके अंदर बहुत से मसाइल हैं, बहुत से जरासीम हैं, और जब दूध को लेके गरम वरम करते हैं तो उसके अंदर जो ग़िज़ाइयत है वो ग़िज़ाइयत उसके साथ ख़त्म हो जाती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जिसके लिए हमें लोगों को ये बात जो है समझनी चाहिए कि वाई वी स्पीक अबाउट इट। और मुझे ये कहना कि एक डॉक्टर आदमी जी तुम्हें क्या पंगा है कि वाई यू स्पीक अबाउट इट के जैसे, और हम एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, और अभी आपने देखा होगा कि अभी हमारी जो हेल्थ फूड अथॉरिटी है पंजाब की, और अमूमन इसकी खबरें आती रहती हैं कि जी इतना दूध चेक किया उसके अंदर दूध ही नहीं था, दिस ऑल वर द केमिकल्स, और इतना दूध, इतने टनों दूध, मनो दूध जो है उसको ज़ाया कर दिया गया, तो वो ऐसे दूध तो नहीं। एंड दिस इज़ द मिल्क विच हैज़ बीन चेक्ड। अब क्वेश्चन जो आप मतलब प्लेस कर रही हैं कि इसके साथ क्या वजह है कि हमारे यहाँ अभी तक जो है खुला दूध, तो खुला दूध तो अभी हमें मिलता रहेगा। एक आपके साथ मैं चीज़ बड़ी मतलब शेयर करूँगा एंड आई एम श्योर कि आपको ये अच्छी भी लगेगी कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है, दूसरा या तीसरा मुल्क है जो कि प्रोडक्शन के हवाले से दूध प्रोड्यूस करता है, लेकिन और कंजप्शन के अंदर भी हम दूसरा बड़ा मुल्क है, तीसरा चौथा बड़ा मुल्क प्रोडक्शन के साथ है और दूसरा मुल्क दुनिया के अंदर जाकर कंजप्शन है। अब मसला ये है कि जब हम प्रोडक्शन के अंदर भी बेहतर हैं, दूध इस्तेमाल करने के भी बेहतर हैं, तो फिर हमारे अंदर जो बीमारियां क्यों फैल रही हैं,
क्या वजह है यहाँ पे कि हमारे ट्यूबरकुलोसिस जो है वो फिर जब मतलब दुनिया के बड़े उसके साथ आ रहे हैं, जहाँ टीबी फैल रही है, मैदे के अमराज हमारे इतने पैदा होते जा रहे हैं, टीबी जो है ये डायबिटीज़, शुगर जिसको कहें, शुगर के अंदर दुनिया के अंदर हम टॉप जो है उनके अंदर आते जा रहे हैं। इट इज़ गोइंग टू बी द कैपिटल ऑफ द ट्यूब, इसके साथ डायबिटीज़ के साथ जो बनेगा, तो दैट हैज़ टू बी कंसर्न। और उनके साथ चीज़ें जो आने के साथ जो खुला दूध, एंड वन ऑफ द रीजन, इट इज़ नॉट ओनली द रीज़न, इसके साथ वन ऑफ द रीजन्स कि हमारे यहाँ जो लोगों को अभी तक एक मैं समझता हूँ शौरी एतबार से, हमारा सोशो इकोनॉमिक, जिसका कि मैं एज अ सोशल वर्क समझता हूँ कि बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट है, और घरों के अंदर जो हम रखते हैं तो हमारे लिए मुश्किल है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि दिस इज़ फॉर दोज एटलीस्ट हु कैन अफोर्ड, जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए तो ज़रूरी तौर पे ये बेहतर होगा। और एज अ रिकमेंडेशन बाय द इंटरनेशनल रिसर्च जो की गई, पाकिस्तान के अंदर जो रिसर्च की गई, उसके मुताबिक यही था कि जो पैक्ड मिल्क होता है, जिसके साथ वो बॉटल मिल्क हो सकता है, वो पैक दूध जो है वो एक डिब्बे के अंदर आ सकता है, और डिब्बे के अंदर इट इज़ अ सिंपल अ कंटेनर, एक वो कंटेनर है जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरा दूध, जो कि एक टेक्नोलॉजी के साथ दूध बनता है, और उसके अंदर जो ग़ज़ाइयत है उसको मतलब कायम रखा जाता है। तो उस ग़ज़ाइयत को भरपूर जो दूध है, दैट इज़ वन, इट इज़ बीन टेकन साइंटिफिकली। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ प्रोफेसर साहब, लेकिन इसमें एक बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारी डिस्कशंस हम ये भी देखते हैं कि जो डब्बे वाला दूध है, अगेन उसमें भी उसको उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स मौजूद है, या उसको कुछ टाइम उसकी मुद्दत होना, इस्तेमाल होने की, जो यानी जिसको हम एक्सपायरी डेट कहते हैं यूजुअली, उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, और वो केमिकल्स भी उसकी अफादियत को ख़त्म कर देते हैं। सो देयर आर सो मेनी स्कूल ऑफ थॉट्स जो डब्बा पैक जो दूध है उसके भी फेवर में नहीं है। तो ये तो एक कंज्यूमर के लिए बड़ा मुश्किल है टू डिसाइड कि अब कौन सा, और बलाई उसके ऊपर नहीं बनती, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। आपने मेरे लिए ये खबर दी है बाय द वे कि इसको दूध को मतलब संभालने के लिए उसके अंदर कोई केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। एज फार एज आई नो, जितना सा मैं छोटा मोटा हैंस वी स्पीक अबाउट इट एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, और हम पिछले कई सालों से इस बारे में बात कर रहे हैं, और दुनिया को भी जाहिर है कि हम स्टडी करते हैं कि इसके साथ कैसे और क्या है। कोर्ट्स ऑफ लॉ, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी ये केसेस गए हैं कि जी इसको बंद किया जाए, ये जो है हमारी एक आम इस्तेमाल के अंदर आता है। तो ये जो आप फरमा रही हैं कि इसके अंदर कोई केमिकल्स हैं, मेरे कम अज़ कम इतना वो नहीं है कि जिसको मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कोई केमिकल्स होते हैं। मेरे समझने की बात नहीं है, बल्कि ये कि मेरे मतलब नोटिस में नहीं है। अगर ऐसा है तो देयर शुड बी समथिंग। जितना मैं समझता हूँ कि दो सिस्टम ही है, एक पास्चराइजेशन था जो कि दूध को महफूज रखने के लिए तरीका किया गया था, आजकल एक है UHT तरीका कहा जाता है। वो UHT ये तरीका जो मतलब एक साइंस के तौर पे साइंटिफिकली साइंस हैज कम टू नो कि उसको एक हाई ग्रेड टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है एक छोटे से सेकंड्स के लिए, और उसके बाद उसको फिर प्रिजर्व कर लिया जाता है। उसको जब संभाल के रखते हैं उसको महफूज करने की खातिर, और वो महफूज जो किया जाता है दैट इज़ इन द डब्बा, और उसके साथ जो उसको पैक करते हैं, वेदर इट इज़ अ बॉटल और इट इज़ इन अ पैकेट, जिसको आप डब्बा कह रही हैं, उसके साथ है, जिस किसी के साथ भी आता है, दैट इज़ ओनली टू उसकी हिफाजत करने के लिए और उसको महफूज करने की खातिर। और वो दूध जो कि ग़ज़ाइयत के साथ मुकम्मल होता है, मैं मतलब अपनी इस्लाह इल्मी के लिए मतलब माजरत चाहूँगा कि मुझे इसका इल्म नहीं है कि इसके अंदर कोई केमिकल्स होते हैं, और एज़ फार एज़ व्हाट आई नो कि इसके अंदर कतई तौर पे कोई केमिकल्स नहीं होते जो कि इसकी मतलब लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हो, इसको महफूज करने के आगे बढ़ाने के लिए ऐसा होता हो। मेरे कम अज़ कम ऐसा नॉलेज में नहीं है, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन व्हाट यू हैव सेड कि इसके अंदर केमिकल्स होते हैं। एज टू माई अंडरस्टैंडिंग देयर आर नो केमिकल्स एट ऑल। इसको एक जो साइंटिफिक एक तरीका है, उस तरीके के साथ इसको महफूज जो बनाया जाता है, अगेन आई रिपीट कि डब्बे के अंदर होता है, ये बॉटल के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो हमारे साथ दुनिया के अंदर जो भी वो आपका शुक्रिया, एक डब्बे के अंदर उसको महफूज किया जाता है। दैट इज व्हाट इज ओवर। आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पे आप इस पे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। बीइंग एन एक्सपर्ट, बीइंग ए डॉक्टर साहब, ज़रा आपकी बात में ज़्यादा वजन है, लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस सर, आपने भी नोटिस किया होगा कि बहुत सारे दूध के डब्बे मिलते हैं, उनका टेस्ट उनका डिफरेंट होता है। मतलब हम तो ये समझते हैं, बीइंग ए रूरल पर्सन, सारी उम्र हम दूध पे पले बड़े हैं, अभी भी मैं डेली में रात को दूध पी के सोता हूँ सर ने। ये टेस्ट इनका क्यों डिफरेंट होता है डब्बे वाले दूध का? इनके ब्रांड इनके देख लें, कोई एक का दूसरे से नहीं मिलता। अब इसको ज़रा प्लीज़ एक्सप्लेन करेंगे ना, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि दूध का टेस्ट जो है नेचुरल दूध हो या जिसको अगर आपने डब्बे में प्रिजर्व भी किया है, टेस्ट उसका एक होना चाहिए। कम से कम मैंने भी चेक किया, मेरा ख्याल सुनने वाले भी इस बात की वो कहेंगे। तो फिर दूध का अगर डब्बे वालों का इनका टेस्ट, इनकी फीलिंग या इनकी, अगर मैं तो खुशबू कहूँगा, वो डिफरेंट क्यों होती है सर? देखिए, मैं आपके साथ टू बी वेरी फ्रैंक मैं एग्री करूंगा, और अपनी अगेन
जैसे अभी मैडम के साथ मैं अपनी ला इल्मी या कम इल्मी का इकरार कर चुका हूँ और इसके बारे में भी, लेकिन जितना सा एक एवरेज एक कॉमन सेंस के एतबार से, और आपका माशाल्लाह जनूबी पंजाब से ताल्लुक़, और आप जानते हैं और देहातों के रहने वाले बशमूल मेरे लोग जानते हैं कि जिस भैंस का गाय को जौन सा हम चारा देते हैं, जिस किस्म का देते हैं, तो उस दूध के अंदर वो चीज़ें आती हैं। एंड अभी जो बट आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट कि इसके बारे में मैं कोई ऐसी हतमी बात करूँ, ये यकीनी तौर पे जो उनके नुमाइंदे या कोई उनका कोई बंदा होगा वो बेहतर कह सकता है, लेकिन मेरी अपनी ये जो है राय कि अगर ये भैंस का दूध है तो उसका टेस्ट डिफरेंट हो सकता है, गाय का दूध होता है डिफरेंट, बिकॉज इट इज़ फ्रॉम द ओपन फॉर्म, उससे लेके फिर उसको इकट्ठा करके और फिर आके जाके इसको बनाया जाता है। मास भाई उन बड़ी कुछ फर्मों के कि जिन्होंने अपने ये रखे हुए हैं, उनके पास अपने ये जानवर है, अपनी गाय या अपनी भैंस है जहाँ से वो दूध करते हैं और उनकी फूड के बारे में भी कंट्रोल करते हैं। सो दिस मे बी वन ऑफ द रीज़न कि एक कोई कंपनी या एक जो मतलब उसको डब्बा बनाने वाले लोग हैं वो एक का किसी किस्म का फीड होता होगा एक, बट दीज आर द स्टैंडर्ड कि वो जिसने जो बना लिया है वो मैं समझता हूँ कि उसके साथ स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। बट बस साहब मुझे इसके बारे में कभी मैंने इसका नहीं किया कि अक्सर हम टेस्ट इज डिफरेंट। आई एग्री, किसी के बारे में कहा जाता है ये ज़्यादा गहरा दूध है, इसके अंदर गहरापन ज़्यादा होता है, किसी के लिए कहते हैं वो कम है। सो आई थिंक एज फार एज अगर आप किसी एक्सपर्ट जो हैं लोग उनसे अगर ये पूछें कि जो इस सारे काम के अंदर करते हैं, जो पैकेज के और पैकिंग का जो काम करते हैं इसके साथ या इसके इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व हैं, आई थिंक दे विल बी द बेस्ट पर्सन। बड़ा अच्छा आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया सर इस बात को। अच्छा दूसरी साइड पे आते हैं सर, अगेन जैसे मैं खुद देहाती आदमी हूँ, बचपन से हमने गाय भैंसे बकरे हैं सबके दूध पिए भी हैं, देहात के हमने इनको चराया भी हुआ है, वहाँ पे अपने उस पर फार्म पे जाते थे एग्रीकल्चर लैंड पे अपने वालिदैन के साथ। एक चीज़ जो है इतना बड़ा एक उसका सेक्टर है, रूरल हमारी एक आबादी है, वहाँ पे फ्रेश दूध ही चलता है, वहाँ पे कंसेप्ट ही नहीं है डब्बे वाले दूध का, इन चीज़ों का। सो उसको कैसे लिंक किया जा सकता है कि एक तो कलेक्शन पॉइंट मान लिया कि आप इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा मुल्क है, रूरल एरियाज़ हैं, तो एक उस सर्टेन अमाउंट को तो आप वहाँ से ले सकते हैं, जैसे बहुत सारों के अपने फार्म होंगे, तो इसको ये डब्बे वाला दूध जो है ये इसको रिप्लेस वो रूरल एरिया में तो नहीं किया जा सकता ना, वो लेंगे लोग क्योंकि उनको तो सस्ता पड़ता है, उनका अपना दूध है, वो क्यों डब्बे वाला दूध लेंगे, चाहे उसमें कितनी भी न्यूट्रिशन वो उनको बताया जाए ज़्यादा है या वटएवर जो भी हैं। तो ये तो गैप तो रहेगा मेरा ख्याल है। यहाँ शहरों की हद तक तो ठीक है जो बात यहाँ बता रहे हैं कि चलें यहाँ पे लोग ले भी लेते हैं, उनके अवेयरनेस भी अपनी, देहाती आदमी तो नहीं लेगा डब्बे वाला, वो क्यों 200-250 रुपए का 1 किलो ले जब उसके घर का दूध है या मुफ्त का दूध है या जो भी है सर वटएवर। कोई इस पर भी है थोड़ी सी कोई स्टडी वगैरह या इस पर भी कोई अपने कोई ये शेयर करेंगे सर? रऊफ गुलासा साहब मैं तो अपनी मतलब आपके साथ कोई ऐसा स्टडी तो इसके नहीं हो सकती, लेकिन आप मतलब एक साइंटिस्ट हैं एंड आई एम श्योर कि आप बीइंग द इकोनॉमिस्ट और आपकी पल्स है सारे माशरे के ऊपर, आप बहुत करीब से देखते हैं। और जैसा आपने फरमाया कि अगर किसी के पास घर की गाय है, किसी की बकरी है घर की, यकीनी तौर पे वो इस्तेमाल करेगा। बट वी टॉक अबाउट इट, जो मैं आपके साथ एक शेयर कर रहा हूँ चीज़ एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन, वो बात कर रहा हूँ जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस और गुड प्रैक्टिसेस हैं। आई डोंट से, अब आपने देखा है कि मतलब एक ज़माना था, और आप मुझसे छोटे उम्र में याद दो, लेकिन आई एम श्योर कि आपने भी सुना होगा कि जब हम ये सुनते थे कि जी ये जो अरब कंट्रीज या सऊदी अरब वगैरह के अंदर जो है वहाँ पे तेल सस्ता है और वहाँ पे पानी महंगा है, पानी मतलब पीने के लिए वहाँ पे नहीं, और पानी जो है बोतलों में। हमारे लिए बड़ी हैरानगी थी कि ये कैसे होगा कि वहाँ पे पानी जो है। अब पाकिस्तान के जब अंदर आया, मतलब मैं अभी यहाँ पे मुझे जो इज़्ज़त बख्शी आपके चैनल है, तो मेरे साथ भी वो ला के उन्होंने पानी की ये बोतल रख दी है, जो मेरे लिए बड़ी हैरानगी है कि मतलब वाई नॉट के गिलास के साथ। और आपको याद है कि नलकों के अंदर लोग पानी लेके मतलब पी लेते थे सर, हम पीते रहे सर, मैं सारी उम्र हमने पिया, नलकों से पानी पिया, देहात में आज भी जाए तो नलके वगैरह अभी भी ऐसा ही है। मैं खुद सारी उम्र जौहर से पिया, जिसको पंजाबी जी छप्पड़ कहते हैं ना, जहाँ पे मतलब अभी भी इलाके ऐसे जहाँ पे जाके मतलब जानवर और इंसान इकट्ठा पानी पीता है। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि ये दुरुस्त है। दिस इज व्हाट इज माय मतलब जो एक मैसेज है कि ये जो बात है ये ठीक नहीं है, और मैं उनके लिए कह रहा हूँ दोज हु कैन अफोर्ड। मैं बड़ा लाउडली इस बारे में बात कहता हूँ कि इट इज नॉट अ कंपल्शन। ये मैं पूछने वाला था, इसके बारे में सवाल मैं आपसे डॉक्टर साहब पूछने वाला था, सेहतमंद पानी होता है। ये सवाल मैं पूछने वाला था कि यहाँ पे लोगों की सोशो इकोनॉमिक मसाइल हैं, 12 करोड़ के करीब कहा जाए 50% से ज़्यादा लोग गुर्बत में रह रहे हैं, तो वो तो 200-250 रुपए वाला वो केजी वाला नहीं कर सकते। खुला दूध इसलिए भी लोग ले लेते हैं कि चले उनको सस्ता मिलता है, 50-60-70 रुपए का फ़र्क पड़ जाता है। लिहाजा वो आप वाली बात आपने खैर जवाब दे दिया कि आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, और वो अपनी हेल्थ या न्यूट्रिशन के हवाले से ज़्यादा वो सेंसिटिव भी हैं। तो कॉमन आदमी तो वो जैसे आप कह रहे हैं कि वो तो वो पैसे बेचारा बचाएगा, उसको तो अपनी इनकम की होगी, वो सेहत और हेल्थ वाले या न्यूट्रिशन वाले इश्यूज़ में तो बाद में जाएगा वो।
क्लासर साहब बीइंग अ सोशल वर्कर, और मैं चूंकि आपका मुद्दई और देखने वाला सारे उन लोगों में से हूँ, आप पर्सन हु फॉलोज यू, और आप हमेशा मतलब हकूक और इंसानी हकूक की बात करते हैं और उन लोगों की बात करते हैं जो कि हैव नॉट के अंदर फॉल करते हैं। आपने फरमाया कि मेरे नज़दीक तो 30-40% ऐसी पॉपुलेशन है जो बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रही है, उनको दूध तो क्या मतलब दूध की शक्ल देखना भी नसीब नहीं होती, और ऐसे दूध हैं जहां लोग जाके आधा पाव और इस किस्म के जाके मतलब खुले दूध के अंदर भी वो जाके लेते हैं। सो इट इज़ इंटायरली अ डिफरेंट। मैं तो फिर अर्ज कर रहा हूँ कि मतलब माई एडवोकेसी इज कि आप पर्सन, हर बंदे को, मैं तो नहीं कह रहा कि वो पानी जो है मतलब साफ सुथरा पानी पिए या मतलब एक, लेकिन इसका ये मकसद कतई तौर पे नहीं है कि अगर आप पर्सन जो कि अफोर्ड कर सकता है, और उसको पता तो होना चाहिए कि भाई अगर हाथ धोते हैं तो साबुन के साथ धोगे तो फिर ही हाथ साफ होंगे। अगर किसी के पास हाथ साबुन धोने के पैसे नहीं है तो डज नॉट मीन बाय कि हम एग्री करें कि यार ये तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि हमारे बड़ों ने ऐसे किया था लिहाजा वो चलता रहेगा। सो आई बिलीव और आई एग्री विद यू कि ये जो चीज़ है इसके बारे में, और ये मैं एक और आपके साथ शेयर करूंगा अगर मुझे इजाजत दें, कि ये हुकूमत का फर्ज है, रियासत का फर्ज है लोगों की सेहत, लोगों की जिंदगी, लोगों को ये सारी जो देने के लिए है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एंड वी एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, मैं एज अशरफ निज़ामी, आई लाउड अबाउट इट कि सेहत हमारा हक है, बीइंग द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ये हमारा हक है, और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हमें वो जो चीज़ें फराहम हो रही हैं जो हम खा रहे हैं, अभी आप देखते हैं कि मतलब ये जितने हम खाने जो मतलब दालें जो उनके अंदर मिलावट है, हमारी जो है ये अल्लाह माफ़ करेगी इसका मिर्चों के अंदर मिलावट है, नमक के अंदर मिलावट है, ये सारी जो मिलावट। सर आपने मिलावट की बात की डॉक्टर साहब, आपने मिलावट की बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया आपने, तो मुझे मिलावट से याद आया, दूध की मिलावट सबसे बड़ा पाकिस्तान में आपको पता है इशू है कि प्योर मिल्क ही नहीं मिलता आपको। इवन अब तो शायद देहातों में भी ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, अनलेस आपकी अपनी गाय भैंस बकरी हो तो आप खुद दूध लेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं कि दूध में जब मिलावट की जाती है तो उसके जो उसकी जो पावर है, न्यूट्रिशन पावर है, वो बरकरार रहती है या पानी के मिक्स करने से वो कोई उस पर इफेक्ट होता है? क्योंकि पानी भी तो पानी की जरूरत है, तो वो लोग आने लाइटर नोट कहते हैं भाई साहब पानी भी तो आप पीते हैं, अगर पानी दूध के साथ मिला के पी ले तो कौन सी क़यामत आ गई, ये उनका आर्गूमेंट रहता है जो मेरा ख्याल मिलावटें करते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप सर कि पानी दूध जब मिलाया जाता है? सर साहब कि अब आप देहात में ना कम जाते हैं सर, मैं जाता हूँ लाहौर के इलाके में, तो आप मतलब कतई तौर पे कम से कम लाहौर से आगे जो पत्तों की और कसूर, क्लासर साहब यहाँ पे तो अल्लाह का फजल ऐसा है कि उसके अंदर एक दूध के अंदर मिलावट तो अपनी, इससे पहले भी एक स्टेज है कि केमिकल्स को मिला के मिल्क लाइक प्रोडक्ट इज बीन प्रोड्यूस्ड। यस, मिल्क लाइक प्रोडक्ट इज बीन, सफेद होता है और मतलब लगता है कि दूध जैसा है, तो लिहाजा उसको समझते हैं कि ये दूध है। लाहौर के अंदर तो सर ऐसे जो हैं दीपालपुर, कसूर मशहूर है इस काम की खातिर कि वहां पे दूध और टनों के हिसाब से दूध आता है, जो वहां पे दूध कितनी प्रोडक्शन के साथ ही नहीं होता। दैट इज इंटायरली नॉट अ डिफरेंट, दैट इज द इंजेक्शन की, मैं सॉरी बात काट रहा हूं, आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं, साथ मिलता है वो। ये इंजेक्शन और मिलावट वाली बात जो आपने की कि दूध के अंदर जो पानी मिलता है, अब यहाँ पे तो लोग ये कहते हैं कि बाजी मैं कसम खाता है हमारा जो आने वाला घर पे गवाला या जो भी उसको हम दोस्त को कह ले, जो भी मतलब हमारा मिडल मैन होता है, वो कहता है कि जी मैं कसम खाता हूँ बाजी, या मतलब जो भी उसके लिए कहेगा कि मैं जो दूध में पानी नहीं मिलाता, और वो बेचारा सच कह रहा होता है, मतलब पानी में दूध मिलाता है, पानी के अंदर दूध मिला रहा होता है, वो इतना पतला और वो सारी चीजें होती है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। अच्छा सर, ये बताइएगा एक और हमने देखा है लास्टली सर, ये बहुत सारे ये ऊंट लेके खड़े होते हैं, ऊंटनी लेके खड़े होते हैं या रोड्स वगैरह पे, कि लोग कहते हैं जी आपको ये ऊंटनी का दूध पिलाएं, लोग उसको एक वो तबरुक समझ के बड़े पीते हैं, अपनी एक अफिलिएशन फॉर सर्टेन रीजंस। तो वो बताया जाता है कि जनाब कि इतना दूध उससे ऊँटनी से निकाला जाता है, उसके लिए इंजेक्शन लगाते हैं कि मतलब है ऊँटनी को भी लगता है, गाय को भी लगता है, भैंस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूध अगर निकाला जाए, तो उसकी क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कुछ कि जो उस इंजेक्शन के ज़रिए आप दूध निकाल रहे हैं, तो उस पर अगर बीइंग ए प्रोफेशनल, बीइंग ए डॉक्टर, तो आप इस पर कोई रोशनी डालेंगे? मैंने खुद देखा है कि ये ऊँटनी वगैरह खड़ी होती, इतना दूध तो नहीं दे सकती बेचारी कि आप जिस वक्त जाएं और वो उसी वक्त दो के आपको पिला देते हैं, सर ये लें जी गिलास लें, लोग बड़े खुश हो जाते हैं। ऐसे ही आपने कभी क्लासर साहब उनकी हाइजीन कंडीशन देखी है? जो ऊँटनी की खातिर जहाँ से जिन नथों के साथ वो दूध धोया जाता है, आपने कभी गौर किया कि जिस पानी के साथ वो नथ साफ करने के लिए होते हैं, गंदा, अनफॉर्चुनेटली। एंड सेकेंडली ये जो दूध प्रोडक्शन की खातिर के, ये मैं आपसे मतलब शुरू में जैसे मैडम के साथ मैं क्वेश्चन के साथ आई कुडंट कंप्लीट ऑल दैट, कि पाकिस्तान एक मुल्क है जिसके अंदर हम प्रोडक्शन के अंदर तीसरे चौथे पे हैं। एंड कैन यू इमेजिन कि अगर
अगेन कमिंग बैक टू द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट कि अगर फार्मिंग की तरह और इसी तरह मवेशियों के लिए ये देखभाल करें तो पाकिस्तान जो है इस वक्त 4 गुना कम दूध पैदा कर रहा है। जो एक जानवर से दूध लेना चाहिए उसकी प्रोडक्शन के अंदर हम 3-4 गुना उससे कम उसकी जो उसके अंदर पोटेंशियल है उससे वो ले रहे हैं। थिंक ऑफ कि अगर हुकूमत और बाकी जो छोटे सेक्टर के लोग हैं जिनके 2-2 4-4 भैंसी हैं उनका कोलेक्टिव को कम्यून में मतलब कोई सोशलिज्म की वो तबलीग नहीं करना चाहता, लेकिन अगर वो आपस में मिलके और हुकूमत और कोई सरकार उनकी मतलब इस तरह से देखभाल करती है तो प्रोडक्शन इटसेल्फ विल बी इंक्रीज्ड एंड पाकिस्तान विल बी वन ऑफ द टॉप, नॉट ओनली वन बट द ओनली कंट्री जो कि दुनिया के अंदर। बड़ी दिलचस्प आपसे गुफ्तगू हो रही है और बड़ी अगर ब्रेक लेने दें थोड़ा सा मेरा ख्याल है लास्टली डॉक्टर साहब से वो करके सर कि यहाँ पे आपने हाइजीन की बात की। पाकिस्तान के लोग इस मसले को समझते नहीं है कि हाइजीन भी कोई चीज़ होती है। यहाँ तो लोग सुबह सुबह नाश्ता करते हैं शहरों में, वो साथ गटर भी चल रहा है, नाली भी चल रही है और भी जानवर आ जा रहे हैं सर, वहाँ पे चने भी खाए जा रहे हैं, पाए खाए। ये तो लक्कड़ हजम पत्थर हजम वाला मुल्क है, यहाँ पे तो मसले नहीं है। हाइजीन की बात करें तो लोग आपको और हमें किसी और आंखों से देखते हैं आप किस दुनिया से हैं। ये खिता तो ऐसे ही चल रहा है सर, यहाँ तो सफाई वाले ये तो इश्यूज़ नहीं हमारे, और इसी वजह से वो कहते हैं शायद हमारी इम्यूनिटी बहुत बेहतर है कि यहाँ पे ये कोरोना जैसे पूरे यूरोप को जो हाइजीनिक है उनको अफेक्ट किया कोरोना ने पाकिस्तान जैसे मुल्कों को, अल्लाह की मेहरबानी अपनी जगह पे। तो इसलिए भी नहीं कि हमारी इम्यूनिटी है, जो आया खा पी गया उसके बाद किसने क्या पूछना है, तो कोरोना भी हमारा कुछ नहीं कर सका सर। तो ये भी कोई इसमें है तो मतलब दूध पे तो हम कह रहे हैं, यहाँ तो लोग खाने पीने उस नाली के ऊपर बैठ के खा पी रहे होते हैं। उसने इत्तेफाक है क्लासर साहब, उसने इत्तेफाक है मतलब मेरे साथ, मैं चूंकि लाहौर शहर में रहता हूँ सर और आपकी इसका बाद जवाब दूंगा तो सारा अंदरून लाहौर तो मुझे ऐसे ही है रीजन बीइंग उसके अंदर आपको भी अंदाजा कैसा और क्या चीजें होती हैं। अब बदकिस्मती है ये बदकिस्मती है हमारी। और जो कोविड का आपने तस्करा किया, आई हैव बीन अ पायनियर ऑन ऑल दैट। जब मतलब 19 के अंदर आया इम्यूनिटी के बारे में वी स्पोक अबाउट इट कि इंसान की इम्यूनिटी को बेहतर करें तो कोविड से हम बेहतर रह सकें, एंड दैट वाज द साइंटिफिक प्रूफ। मैं नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ सच कह रहा हूँ या ठीक कह रहा हूँ, बट आई हैव लर्न, बट आई हैव सीन, और जो दुनिया की गुड प्रैक्टिसेस हैं हम उनके बारे में कह रहे हैं। अब हाइजीन को बेहतर रखना, हमारे यहाँ कितनी स्किन डिजीजेज हैं, स्किन कैंसर कितना हो रहा है, अब दुनिया के अंदर वैसी चीज़ें तो नहीं है। जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि यहाँ पे शुगर के अमराज जो हो रहे हैं, और शुगर के अमराज जो है दैट इज वन ऑफ द टॉप कंट्री जो पाकिस्तान बढ़ता जा रहा है, उसकी कुछ वजह तो है, और उसकी वजह यही है हमारे सूडो आइडियाज और ये मतलब हमारी खुशफहमियाँ कि जी हमारे आबाओ अजदाद बड़े अच्छे होते थे। कैन यू इमेजिन कि स्टंटिंग ग्रोथ और मैल न्यूट्रिशन पाकिस्तान अब मतलब बड़े मुल्कों के साथ आता जा रहा है। बड़े से मुराद एक नेगेटिव सेंस के अंदर है कि हमारे यहाँ जो द रीजन बीइंग दैट इज द डाइट के अंदर सबसे बड़ा जो है। बहुत शुक्रिया सर, आपको आइंदा भी ज़हमत देते रहेंगे और बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव डिस्कशन रही प्रोफेसर, खूबसूरत बातें की सर आपने जी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे ह्यूमन राइट्स वॉच की जो रिपोर्ट है और उसमें जो सनसनीखेज इंकशाफात हैं, उस हवाले से हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास साहब, हम बात करेंगे ये जो ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है, और आपने काफ़ी इसके ऊपर प्रोग्राम्स किए हैं, हमेशा बात की है कि जो हमारी सोना उगलती हुई ज़मीनें हैं, ज़रई ज़मीनें हैं, उसके ऊपर हम बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं, तो क्या होगा आगे जाकर, हमारे क्लाइमेट का क्या होगा, हमारी पोल्यूशन का क्या होगा, किस तरह ये शहर इस काबिल रह पाएंगे कि हम इसमें रहें, और हमारी जो ज़रई ज़मीनें हैं वो जिस तरह से वेस्ट हो रही हैं। अब ये जो रिपोर्ट है ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट, ये और भी ज़्यादा इसको खौफनाक बना देती है इस फैक्ट को, जब वो ये कहती है कि जो ज़रई ज़मीनें हथियाई गई हैं जिन लोगों से, वो कमज़ोर तबकात हैं जिनसे इदारों की मदद से या बाकायदा कब्ज़ा करके उनसे वो ज़मीनें ली गई हैं, और कोई जो पुराना कोई कानून था वो लागू करके और उनको उसकी ना प्रॉपर कीमत दी जाती है। सो वेयर इज़ इट गोइंग? ये बड़ी एक अहम रिपोर्ट है जो इसकी ये ह्यूमन राइट वॉच रिपोर्ट आई है। अब ऐसे इशू हमारे लोग हमसे शिकायतें तो करते हैं कि हम जो रियल इश्यूज़ हैं उन पर बात नहीं करते, सारा दिन पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, यही सियासतदान उनकी तस्वीरें, उनके बयानात, लड़ाई झगड़े फटे रिपोर्ट करते हैं, जो कि बात ठीक भी है। और लोगों में हमने एक पैनिक फैला दिया, अनरेस्ट फैला दिया है, और आपको हर बंदा एग्जाइटी में मिलेगा कि पता नहीं खुदा ना खास्ता आज कुछ होने वाला, आसमान गिरने वाला है। सो इस तरह के जो इश्यूज हैं, जो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड हैं, जिस पर हम बात करते रहते हैं, यार इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट बीइंग अ रूरल पर्सन। खुद क्योंकि मैं एक अगर किसान का बेटा हूँ, सो मुझे पता है, बचपन से मैंने चीज़ें देखी हुई हैं कि लोगों को स्मॉल लैंड होल्डिंग है, किसी के 5 एकड़ हैं, 10 एकड़, 12, मतलब देहातों में तो हमारे इतना होता है, बहुत कम होते हैं जिनकी
हज़ारों एकड़ में हैं, हज़ारों एकड़ वाले भी हैं, सिंध में भी हैं, हमारे पंजाब में भी कुछ लोग हैं, लेकिन मोस्टली लोग आप केपी में देखें या पंजाब के हमारे रूरल एरियाज अब साउथ में देखें ज़्यादा, या इवन सेंटर या यहाँ पे देखें आप या नॉर्थ में, तो बहुत लोगों की लैंड होल्डिंग वो बड़ी कम है। अब हुआ ये कि एग्रीकल्चर जो है इतना प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल काम नहीं रहा जब से यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ का कल्चर आया है। अब पहले उसके एकड़ेज की 1 एकड़ जो है 8 कनाल का अगर आपके पास है तो वो बिकता था, अभी हमारे इलाके में 18-20 लाख रुपए, 25 तक चला गया होगा मुझे भी, मतलब इतने के करीब वहाँ रेट चलता है। अब आपको जब वहाँ पे कोई हाउसिंग सोसाइटी बनने शुरू होती है वो तो 1 कनाल वो आपको ऑफर करते हैं, वो 20-30 लाख रेट चला जाता है, 1 करोड़ रुपए से ऊपर एक इसका एकड़ का। तो किसान जो है या उसके बच्चे जो हैं अब वो इसको प्रेफर करते हैं। मुल्तान में मैं अभी गया हूँ, मैं अभी 1-2 हफ्ते पहले वहीं पे था, मैं मुल्तान में रहा हूँ, मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पे नौकरी की है, जॉब्स की हैं, डान में रिपोर्टिंग करने के बाद में इस्लामाबाद है, मैं मुल्तान को पहचान नहीं सकता। ये अभी की बात है, कुछ ज़्यादा कोई अरसा भी नहीं गुजरा, 98 में मैं आ रहा हूँ। मैं जिस जगह से गुजरा हूँ वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हैं, कोई आपने वहाँ पे खाली जगह रहने नहीं दी आपका। अच्छा, उसका नुकसानात क्या हो रहे हैं, जो चीज़ हम देख नहीं रहे कि बस हमें पैसे चाहिए। अच्छा, आप बात करें तो किसानों के बच्चे पता क्या कहते हैं, जो नए हैं जिन्होंने गाड़ियाँ लेनी है, उनको पैसा आ रहा है, वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए जनाब, ये ज़मीनें भी रखें, आपका एनवायरनमेंट भी संभालें, हमें ना समझें या हमने आपको गंदम पैदा करके देनी। वो कहते हैं अभी देख लें जो क्राइसिस आया है कि हमारे साथ क्या होगा, हम इसे कोई और बिजनेस कर लेंगे। उसके एनवायरमेंटल इशूज़ बड़े खौफनाक हैं जो आम आदमी नहीं समझ रहा। वो लाहौर के हूँ या आपके मुल्तान क्यों, बल्कि अब तो हर शहर में तहसील लेवल पे भी आप कहीं पे चले जाएं कि ज़मीनें उन्होंने वहाँ से लोगों से उन्होंने, अब 2 तरीके, एक तो ह्यूमन राइट्स वाच कह रही है लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें ली गई। लाहौर के इर्द गिर्द जो रूडा प्रोजेक्ट था जिस पे बड़े एतराज़ात भी है, जिस पे कंपेन भी हुई, जिस पे हमने बड़े प्रोग्राम किए कि खुदा का खौफ करें, 1.25 लाख एकड़ ज़री ज़मीन जो लाहौर के इर्द गिर्द 4-5 इजला की है, ये दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसे करेगा उठा के बिल्डर्स को, इनको हाउसिंग सोसाइटीज़ को, कंट्रैक्टर को दे दें कि धरती के सीने में लोहा सीमेंट और ये बजरी डाल दें और फिर लोग कहें कि टेम्परेचर 50 से ऊपर क्यों चला गया। अब मुल्तान में जो है मतलब आमों के बाग थे, उनको तबाह कर दिया गया है, ग्रीनरी आपको नजर नहीं आती, कहीं ना कहीं आपको दरख्त नजर नहीं आता। अच्छा, ये पंजाब की हम बात कर रहे हैं, मैं दोबारा इस पर वापस हूँ। कराची कभी जाएं आप, जहाज पे आप जब जाते होंगे, अक्सर लोगों ने मेरा ख्याल है आते जाते, जब जहाज आपको लैंड करने लगता है आपको कराची में कोई दरख्त नजर नहीं आता। मैं कोई तस्वीरें देख रहा था कि फ्यू डेकेड्स बैक ये कितना ग्रीनरी होती थी। बहुत सारे शहरों के पिछले अरसे में उन्होंने तस्वीरें दिखाई हैं ऊपर से कि कैसे ये शहर जो है कुछ अर्सा पहले ग्रीन थे, दरख्त थे या दरख्तों का जखीरा था, आपको नजर आता था। अब आप जो हैं जहाज के ऊपर से देखें या गूगल मैप जो भी हैं, आपको वो नजर ही नहीं आती, वो ग्रीनरी नजर ही नहीं आती। जहां पे आपने दरख्त देखा है, जहां पे आपने कोई थोड़ी सी कोई छांव देखी है, जहां पे आपको कोई वो नजर आता है, आप उसको काट देते हैं और वहीं पे आप हाउसिंग सोसाइटी बना देते हैं। अब मुल्तान वाले कहते हैं सारे, में गया गर्मी बहुत है, हम तड़प रहे हैं, लाहौर बात करते तड़पे हैं। आपके पास ऑप्शन थे ना, लाहौर के इर्द गिर्द अभी जितनी हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, अभी सरिया सीमेंट ठुकना है और हमारे जैसे लोगों ने बड़ी लड़ाइयाँ की और भी बेचारे इसमें लोग थे जो अदालतों में गए, लड़ भिड़ के उन्होंने कोई काम कराया एरिया। जब मुल्क की ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे बैठ के, हुक्मरान बैठ के ज़मीनों को पुलिस के ज़रिए, लॉ इन्फोर्समेंट के ज़रिए इन बेचारे किसानों से घर छीनेंगे, इनकी वहाँ पे इनके बाप दादा दफन है, उनकी ज़िंदगियाँ गुजरी हैं, उनका नॉस्टैल्जिया है, वो एक उस नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने के आदी हैं, खुला आसमान के नीचे वो रहते हैं, उनको उठा के वहाँ से उन पर तशद्दुद करके ज़मीनें खींच के कि हम आपको पैसे दे रहे हैं और मर्जी का रेट दे रहे हैं। जो उनसे ज़मीन ली जा रही है तकरीबन, हम चलो मतलब फ़र्ज कर लेते हैं कोई 1 कनाल अगर आपने लिया 2 लाख रुपए भी इतने रेट पर रखा, डीसी रेट लगा लेते हैं सम टाइम, वो कनाल आप 50 लाख रुपए बेचेंगे, 1 करोड़ में बेचेंगे, उसकी ज़मीन है, उसके बाप दादा की है, उससे आपने 2 लाख रुपया दिया है और उसको कहते तू ये 2 लाख रुपया पकड़ और जा। आप खुद 1 करोड़ पे बेच रहे हैं ना, आपको एनवायरनमेंट का मसले हैं, आपको इशू। अच्छा, क्लाइमेटिक आप चेंजेस देख लें कितनी खौफनाक आ रही हैं। तो ये पाकिस्तान में ये मसले ही नहीं समझे जाते, क्लाइमेट का हो, गर्मी का हो। अच्छा, आगे सर्दियां आ रही हैं, चलो ये तो गर्मी का ये सीजन अपनी जगह पे, वहां स्मॉग आ जाती है क्योंकि अब आपकी सारी की सारी आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन शुरू हो गया। मैं बार बार एक उनको कोट करता हूँ, तो महकमा मौसमियात के उनकी प्रेडिक्शन है 2014 में की थी उन्होंने, और अपने प्रोग्राम में मुझे याद है हमने उस वक्त भी चलाई थी, 92 पे थे, जिसमें कहा था कि अगले 10 सालों में लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद में पोल्यूशन जितनी बढ़ रही है जी, लोग यहाँ से हिजरत करेंगे। अच्छा, मैंने कहा ये शायद लंबी छोड़ी गई है, लेकिन अभी जो हमने लास्ट 4 महीने रही है स्मॉग, लोग छोड़ के गए, इस्लामाबाद हैं बहुत सारे लोग, उन्होंने कहा ये देहातों को जाना शुरू कर देंगे, स्मॉग वाला जो टाइम आएगा लोग अपने घर छोड़ के देहातों में जाएंगे कि आप सांस तो ले सकें। अच्छा, देहात भी पोल्यूशन का शिकार हो चुके हैं।
वहाँ पे ये मसला हुआ, अनप्लान्ड किस्म के घर बन गए जिसका जहाँ पे दिल सब अगर आप इजाजत दें तो यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, आप जो नक्शा बता रहे हैं और जो खिंच रहा है इस सारी गुफ्तगू से, वो बहुत ही खौफनाक है। और जो चीज़ें हमें लग रहा था कि आगे कुछ सालों में जाकर होंगी, वो हम देख रहे हैं कि हो रही हैं। जिस तरह का हमारा यहाँ पे पोल्यूशन के जो हालात हैं, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के हालात रहे हैं, अभी लास्ट 2-3 मंथ्स पहले जो सिचुएशन रही है, ये बिल्कुल भी लिवेबल एनवायरनमेंट नहीं है। तो अगर इसी तरह हुकूमत जो है वो रियल स्टेट में और हाउसिंग सोसाइटीज़ में इंटरेस्टेड रही और इसी तरह से ज़रूरी ज़मीनों को हम रेजिडेंशियल सोसाइटीज में कन्वर्ट करते रहे, तो फिर क्या होगा? ये बड़ा अहम सवाल है। अब मुझे बताएं, कौन दुनिया का हुक्मरान या सिविल हमारी ब्यूरोक्रेसी सियासतदान इतने बेरहम होंगे कि हमने 2019 से लेके ये पिछले साल तक, बल्कि अभी भी गंदम हम इंपोर्ट ही कर रहे थे ना, जैसे स्कैंडल है सारा, हमने गंदम इंपोर्ट की, हमने चीनी इंपोर्ट की, हमने दालें इंपोर्ट की, ऑयल वगैरह सारी चीज़ें हमने, $10 बिलियन एक साल में, मुझे याद है हमने 2020-21 में एक साल में हमने इंपोर्ट किया। और हम बार बार थकते नहीं है नारे मार मार के, हम ज़री मुल्क है जनाब, हमारा ज़री मुआशरा है। जो ज़री मुआशरा है वहाँ अगर गंदम मंगवाई जा रही है या चीनी मंगवाई जा रही है, यहाँ पे आपकी दालें आ रही हैं और दीगर आपके प्रोडक्ट्स आप मंगवा रहे हैं, काटन, मैं काटन भूल गया कि काटन हमने $2 अरब की एक साल में मंगवा रहे हैं, $1.5 से $2 अरब हर साल मंगवा लें, तो वो आपकी काटन किधर गई, आपकी गंदम किधर गई, दालें, मतलब आप दुनिया भर से आप कर्जे लेते हैं, लोन लेते हैं, IMF के पास जाते हैं, लोग जॉबलेस होते हैं, आप पे टैक्स लगते हैं, जो लोग रो रहे हैं आजकल, IMF की शरायत है ना, क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं, IMF डॉलर देगा तो दुनिया से आपने शॉपिंग करनी है। इस मुल्क को दाद नहीं देते आप कि जो एक 1.5-2 अरब के लिए डॉलर्स के लिए IMF के पास जाते हैं, चाइना से लोन मानते हैं, उसके बाद आपके UAE से जाते हैं, सऊदी से लाते हैं, उनको पार्क करते हैं स्टेट बैंक में आके, उनको 4-5% आप उनको उसको मार्कअप देते हैं। अगेन किस चीज के लिए? कि हम लोग गंदम खरीदनी है दुनिया से बाहर। जरा देखते हैं, जरा हमारी प्रायोरिटीज देखते हैं। लोन लेते हैं, आपने अपनी जमीनें नहीं रहने दी, आपकी दफा सरप्लस होगी आफ्टर मतलब 4-5 ईयर्स बाद आपकी गंदम सरप्लस हुई है, अभी हुई है ना सारी। आपने जो यहाँ पर अपनी एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए पर एकड़ यील्ड आपकी नहीं हो सकी, किसानों के लिए आपकी बहुत बड़ी स्कीमें नहीं दे सके, आपने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया, आप अपने डॉलर, अभी जो हमने गंदम मंगवाई है पिछले साल जिसका स्कैंडल आया, जिस पे स्टोरीज हुई हैं अभी जो निगरान हुकूमत में, ये $1.25 अरब की गंदम मंगवाई की है इस मुल्क में। आप जो फूड सिक्योरिटी की हम सारी चीजें कर रहे हैं, आपने रियासत ने हाथ उठा ले कि हम गंदम ही नहीं खरीदते। मरियम साहबा कहती हैं हमने गंदम ना खरीद के बहुत बड़ा अच्छा फैसला किया है, अगले साल देख लीजिएगा कि गंदम नहीं होगी, ये $1-1.5 अरब की बहस से मंगवाएंगे। ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर जितनी भी डिस्कशन की जाए कम है, और ये बहुत अंडररेटेड इशू है, इसके ऊपर बात नहीं उतनी होती जितनी होनी चाहिए। बहरहाल इस वक्त प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।